बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरीम नवाज साहबा जब भी कभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो इनको बहुत तकलीफ़ होती थी और ये हमेशा कहते थे कि फ़ौज सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही है। हमेशा मरीम नवाज साहबा ने ये कहा, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, शहबाज शरीफ साहब ने गिला किया, PMLN पूरी की पूरी जो जमात है या उनके दानिश्वर हैं या उनके सहाफ़ी हैं, उन सबका ये बयानिया था कि फ़ौज सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही है। उस वक्त फ़ौज जब ये कहती थी कि हम कोई सियासी मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे, जब फ़ौज कहती थी कि हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है सियासी मामलात से, तो फिर ये लोग कहते थे नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, फ़ौज सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही है, रोज़ाना कर रही है, ये की है वो की है, मिसालें पेश करते थे और बार बार ये कहते थे। अब किस्मत आप इनकी देखें कि जिस DGISPR के बयानिए को झूठ करार देते थे, जिस फ़ौज के वज़ाती बयान को झूठ करार देते थे या उनकी क्लैरिफिकेशन या उनका जो भी स्टेटमेंट आता था उसको झूठ करार देते थे, आज उसी को बुनियाद बनाकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे हैं। यानी DGISPR भी है, वही फ़ौज है, वही ओहदा है, वही बयानात हैं, लेकिन आज वही बिलावल भुट्टो जरदारी इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, वही मरीम नवाज साहबा इसके ऊपर ट्वीट कर रही हैं। यानी मरीम नवाज साहबा का ये कहना है कि जो कुछ भी आप मंजन बेच रहे थे, यानी DGISPR ने उसको उड़ा दिया है। यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तारीफ़ की है और उनको लगा कि बड़ा फ़ायदा हो गया है DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिनों के बाद यही जमातें दोबारा DGISPR के बयानिए के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। कैसे, ज़रा थोड़ा सा आप इसको टेक्निकली समझ लें। DGISPR ने इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है कि पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत हुई है। देखिए, इससे पहले फ़ौज ने अपने मुंह से ये बात कभी नहीं कही थी। फ़ौज ने इससे पहले अपने मुंह से ये बात कभी नहीं कही थी। वो एक एलामिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जहाँ पे फ़ौजी और सिविल क़यादत बैठी थी और उसका एक मुश्तरका एलामिया था। उस पर बार बार सब लोग शक कर रहे थे कि फ़ौज का इसके अंदर इनपुट है भी या नहीं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही थी कि ISPR या फ़ौज या फ़ौजी क़यादत अपने आप को इस लेटर गेट के मामले के ऊपर क्लियर करे। PMLN का और पीपल्स पार्टी का और फजल रहमान का बार बार ये कहना था PDM की जमातों का कि कोई ख़त आया ही नहीं। फिर इनका ये कहना था कि ख़त जो है वो जाली है। अव्वल तो ये ख़त को मानते ही नहीं थे कि ख़त है ही नहीं, फिर ये कहते थे कि ख़त जाली है और एलामिया के बारे में कहते थे कि ये फ़ौज का एलामिया नहीं है, फ़ौजी क़यादत इसके ऊपर अपनी क्लैरिफिकेशन पेश करे, सफाई पेश करे। लेकिन इनको आइडिया नहीं था कि इनके हुकूमत में आने के बाद फ़ौज इतनी वजाहत के साथ इस चीज़ को सामने ले आएगी। आज वो बगले बजा रहे हैं सिर्फ एक बयान या एक जुमले के ऊपर जो पाक फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, और वो जुमला क्या है कि साजिश का लफ्ज़ एलामिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन ब्लैटेंट इंटरफेरेंस, बैरूनी बदतरीन मुदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये एलामिया में लिखा है। वो जो एलामिया था जिसके ऊपर इस शक का इजहार किया जा रहा था कि फ़ौज का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, आज पाक फ़ौज के तर्जुमान ने उस एलामिया को स्टैंप कर दिया है। आप फिर मेरी बात को गौर से सुने। पहले सब लोग ये कह रहे थे कोई लेटर नहीं है, फिर ये कह रहे थे कि जाली लेटर है, फिर ये कह रहे थे कि सफ़ीर को पकड़ो बंद करो, उसने ये जाली लेटर लिखा है, फिर ये कह रहे हैं कि वजारत खारजा के अंदर इन्होंने 2 नंबरी करके ये लेटर तैयार किया और ला के एक इन्होंने बयानिया फेंक दिया मार्केट के अंदर। यही सारा कुछ था ना। इमरान खान के लेटर के ऊपर कोई तस्दीक नहीं हो पा रही थी, ये पॉलिटिकल पार्टीज मानने को तैयार ही नहीं थी। आज हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ की। और DGISPR कौन है? जनरल बाबर इफ्तिखार। शहबाज शरीफ की हुकूमत, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत में होता तो लोग कहते शायद कोई मिले हुए हैं या कुछ इस तरह की, जैसे पहले बातें करते थे वैसे ही करते हैं। लेकिन आज DGISPR ने बड़ा क्लैरिटी के साथ आकर कह दिया कि वो जो एलामिया था उसके ऊपर हम स्टैंप करते हैं। उसमें वर्ड साजिश नहीं था, बाकी जो था वो था। अब मैं आपको जरा वो थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, वो पैराग्राफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेजर हारिस को जो मार पड़ी वो FIR भी हो गई है, मेरे पास आ गई है, और जो बाकी बंदे गिरफ्तार हुए उसके बारे में बताता हूँ। वाकई एक्चुअली क्या हुआ, हारिस मेरा दोस्त है जी, और हारिस मेरा बहुत पुराना दोस्त है। ये अब से दोस्त नहीं है, बहुत पुराना दोस्त है। ये सियाचिन में भी रहा, ये बलूचिस्तान में भी रहा, ये खारिया में भी रहा। ये ड्रोन्स का भी एक्सपर्ट है और आर्टिलरी का भी एक्सपर्ट है। ये ट्रेनिंग भी देता रहा है, बड़ा शानदार सोल्जर है, बहुत ज़बरदस्त आदमी, आजकल लाहौर में तैनात है और सर्विंग मेजर है पाक फ़ौज का, और बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा मिलनसार आदमी है, बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है।
और बहादुर आदमी है ये। कल बहुत सारे इकट्ठे होकर मिलकर उसको पड़ गए हथियारों समेत, वो खाली हाथ निहत्था इनके काबू आ गया। और इनके अंदर जो मारने वाले थे ये आम लोग नहीं थे, ये भी ट्रेंड कमांडोज थे जिन्होंने उस निहत्थे अकेले के ऊपर हमला किया है। वो मैं आपको बताता हूँ बाद में क्या हुआ, लेकिन पहले आप ये सुन लें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने क्या कहा था, जिसके ऊपर पूरी अपोजिशन को आग लग गई थी उस दौर में। आज उसकी तस्दीक हो गई है। आज इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की पाक फौज ने तस्दीक कर दी, उसको स्टैंप कर दिया। क्या था? द कमेटी एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न एट द कम्युनिकेशन टर्मिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय द फॉरेन ऑफिशियल एज अनडिप्लोमेटिक। फिर आगे कहते हैं द कमेटी कंक्लूडेड, इस नतीजे पर पहुंची है कमेटी, दैट द कम्युनिकेशन अमाउंटेड टू ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। इस नतीजे पर पहुंची कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर एक बेजा और बदतरीन मुदाखलत है। ये कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है बाय द कंट्री इन क्वेश्चन, उस मुल्क की तरफ से जिसके ऊपर सवाल उठाया गया है, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और फिर उनको डिमार्च भी भेजा। तो अब मामला हो गया क्लियर कि पाक फौज इस एलामिया के साथ खड़ी है। अब सिर्फ इस बात के ऊपर रख के खेलने की साजिश नहीं, देखें बाहर से मुदाखलत आई, साबित हो गया। मुदाखलत का हमने उनको जाके डिमार्च भेजा, साबित हो गया। ये चीजें, एक तो लेटर सच्चा था, ये भी साबित हो गया कि इमरान खान साहब की सच्चाई। दूसरा, लेटर इमरान खान ने नहीं बनाया, ये भी साबित हो गया। तीसरा, पाकिस्तान ने उसके ऊपर एहतजाज किया, ये भी साबित हो गया। चौथा, पाकिस्तान के इदारे और उस वक्त की हुकूमत इस बात के ऊपर श्योर थे और इस बात के ऊपर उनका कंसेंसस था कि ये बैरूनी बदतरीन मुदाखलत है। ये हो गया सारा। अब इसके ऊपर जिसकी हुकूमत खत्म हुई है वो कहता है कि इसी मुदाखलत की वजह से मुझे निकाला गया और इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। जब इंक्वायरी होगी तो साजिश भी पकड़ी जाएगी। अगर DGISPR ने यह कहा है ना कि साजिश का वर्ड उस एलामिया में नहीं है, तो DGISPR ने यह नहीं कहा अभी तक कि कोई साजिश हुई ही नहीं है। वो कह नहीं सकते जब तक कि कोई इंक्वायरी नहीं होगी। वो फैसला नहीं सुना सकते। फैसला कोई अदालत या कोई कमीशन सुनाएगा, वो रिकमेंड करेगा, वो बताएगा कि वाकई पाकिस्तान के अंदर कोई बैरूनी मुदाखलत हुई है या नहीं हुई। मेरे ख्याल में इस वक्त नून लीग की हुकूमत है, इमरान खान साहब को कोई भी कमीशन बनाने से दरगुजर करना चाहिए और भाग जाना चाहिए। कमीशन नहीं बनवाना चाहिए। वजह यह है कि पिछली मरतबा जब कमीशन बना था तो इमरान खान साहब को क्या मिला था? सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बहुत धांधली हुई है, लेकिन कोई सिस्टमैटिक या कोई प्लानिंग के तहत होने वाली इस किस्म की धांधली नहीं पकड़ी गई। यानी धांधली हुई जरूर है पाकिस्तान में, लेकिन वो बाई डिजाइन एक पूरा स्ट्रक्चर और पूरी साजिश वो नहीं पकड़ी गई। तो इस मरतबा भी कोई बैरूनी मुदाखलत हुई जरूर है, इमरान खान की हुकूमत उसके नतीजे में गिरी जरूर है, लेकिन हमें कोई शवाहिद नहीं मिल रही। ये भी हो जाएगा इमरान खान साहब के साथ और हो सकता है। देखिए, जो साजिश इमरान खान के खिलाफ हुई थी ना, उसके 3 हिस्से थे, और अगर साजिश का वर्ड उसमें नहीं है तो ये भी कोई नहीं कह रहा कि साजिश हुई ही नहीं। अब आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे। उन्होंने 123 इस्तीफे जमा करा दिए। ये वो पार्टी है जहां पे लगभग 50-60 लोग कह रहे थे कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते, लेकिन एतवार को जिस तरह का एहतजाज हुआ, जितना बड़ा जलसा पेशावर में हुआ, पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। 123 अफराद ने अपने इस्तीफे जमा करवा दिए, जो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने ट्वीट करते हुए बताया कि कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफों की मंजूरी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। करवा लो अब ज़िमनी इलेक्शन, होने देते हैं अच्छी तरह इमरान खान साहब 125 हल्कों के ऊपर। और दूसरा, इमरान खान साहब ने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी को भी अपोजिशन लीडर ना बनाया जाए। यानी ये जो लोग बाकी बैठे हुए हैं, एक तो इनके खिलाफ इमरान खान साहब ने जो है वो ताहयात नाअहली के लिए, जिन लोगों ने इमरान खान साहब की बात नहीं मानी, वो लगभग 22 के करीब लोग हैं जो इस्तीफ़ा देने से गुरेज़ां हैं, जो इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते। यानी ये खबर मेरे पास मौजूद है। एक में तो उन्होंने कहा कि PTI के किसी भी रुकन को अपोजिशन लीडर नामजद ना किया जाए। ये इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस खत की पासदारी का पाबंद है। दूसरा, PTI के कितने अरकान ने कौमी असम्बली में इस्तीफ़ा नहीं दिया, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। ये 22 मुनहरफ अरकान हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, और वो सारे वही हैं आपके सामने जो जाके अपोजिशन के बेंचों में बैठे हुए थे। तो इन लोगों ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, बाकी तमाम लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जबकि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रुजू कर लिया है। बाबर अवान साहब जाएंगे और आर्टिकल 184(3) की आईनी दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाक को फ्रीक बनाया गया है, और इसमें इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपनी जमात को छोड़ने
اور پیسے لے کر فلور کراسنگ کرنے والے ارکان آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جماعت کی پالیسی پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 63A کے مطابق کارروائی ہوتی ہے۔ پارٹی ٹکٹ پر الیکشن جیت کر عوام کے ووٹ کو بیچا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی سے منحرف ہونے والے اراکین کو تاحیات نااہل کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب نے 2-3 دفعہ ان کو مختلف احکامات جاری کیے تھے، انہوں نے مانے نہیں۔ ان کو کہا تھا کہ آپ نے اسمبلی میں نہیں آنا، یہ پھر آ کے وہاں بیٹھ گئے تھے، پھر یہ جا کے اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ گئے تھے۔ یعنی انہوں نے ہر وہ کام کیا جس کام سے ان کو عمران خان صاحب نے روکا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا یا بعد میں اعتماد کے ووٹ کا معاملہ تھا۔ تو ایسی صورت میں یہ قانون کے مطابق تو نااہل ہوتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب ان کو تاحیات نااہل کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس وقت DGI-SPR پریس کانفرنس کر رہے تھے اسی وقت ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے امریکی مداخلت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک تاریخی جلسہ کیا پشاور کا، ویسے بہت ہی بڑا جلسہ تھا، یعنی جتنا بڑا نارمل جلسہ ہوتا ہے اس سے بڑا جلسہ تو عمران خان کے بیک سٹیج چل رہا تھا، پبلک اس سے زیادہ تو پیچھے کھڑی تھی جتنی ایک نارمل جلسے میں ہوتی ہے۔ اور سامنے جو ہم نے دیکھا پشاور کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں ان سے آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے پشاور کو ایسا دیکھا کہ پورا خیبر پختونخوا پشاور میں ہے، اور پشاور کی ہر سڑک کے اوپر لوگ موجود تھے، کوئی گاڑیوں میں سن رہا تھا، کوئی دفتروں میں سن رہا تھا، کوئی رستے میں سن رہا تھا، کوئی پہنچنا چاہتا تھا، کوئی پہنچ گیا تھا، لیکن یہ لاکھوں کی ایک موومنٹ تھی جو ہوئی ہے کل کے دن میں پشاور میں، اور ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، بہت بڑا ایونٹ تھا خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو عمران خان صاحب نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے امریکہ کی جو انسٹالڈ کی گئی رجیم چینج ہے اور کرمنلز کو جو وہ لے کر آئے اقتدار کے اندر، اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، اور قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے قوم کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ تو جی عمران خان صاحب کا تھا۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ ایک بیان آیا ہے۔ یہ بیان بہت امپارٹنٹ ہے کیونکہ اب ان کو سانس چڑھنا شروع ہو گیا اقتدار کے تیسرے ہی دن۔ ایک تو چینی مافیا کے ذریعے سے جو پیسہ لگایا گیا تھا منحرف اراکین کو مبینہ طور پہ خریدنے میں، وہ چینی مافیا کے ذریعے سے پیسہ فوری طور پہ پورا کیا جا رہا ہے۔ شوگر ملیں دڑا دڑ منافع کما رہی ہیں کیونکہ ایک دم 10 روپے سے زیادہ کا اضافہ کیا گیا ہے چینی کی قیمت میں، اور یہ پیسہ انہوں نے 4 سے 5 دن میں پورا کر لینا ہے۔ ہو سکتا ہے 2 ہفتے لگ جائیں، 1 ہفتہ لگ جائے، 1.5 ہفتہ لگ جائے، لیکن کیونکہ اس وقت چینی کی کھپت بہت زیادہ ہوتی ہے مارکیٹ میں رمضان المبارک میں، تو یہاں پہ یہ پیسہ پورا کر لیں گے۔ شہباز شریف صاحب اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بول رہے، نہ ہی شہباز شریف صاحب نے امریکہ اور بھارت کو ابھی تک جواب دیا ہے۔ 3 دن ہو گئے ہیں ان کی دھمکی آئے ہوئے، ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اقتدار میں آنے سے پولیٹیکل پارٹیز کترا رہی ہیں، انہوں نے پبلک کا غم و غصہ دیکھ لیا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ غصہ ان کی طرف مڑے۔ ایم کیو ایم اس وقت تک کبھی بھی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی جب تک کہ کراچی کا جلسہ نہیں ہو جاتا۔ اگر کراچی کے جلسے سے پہلے ایم کیو ایم کابینہ کا حصہ بن جاتی ہے تو کراچی کا جلسہ زیادہ بڑا ہو جائے گا اور زیادہ ری ایکٹیو ہو جائیں گے لوگ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ پہ ایک ری ایکٹیو فورس ہے۔ یعنی خیبر پختونخوا میں وہ ANP اور فضل الرحمان کے خلاف ایک ری ایکٹیو فورس ہے، سندھ کے اندر وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے خلاف ایک ری ایکٹیو فورس ہے، بلوچستان کے اندر وہ پرانی سرداری نظام کے خلاف ایک ری ایکٹیو فورس ہے، اور پنجاب کے اندر یہی پارٹی PMLN کے خلاف ایک ری ایکٹیو فورس ہے۔ تو اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے معاملات کو ایسے ہی کنٹرول کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ملک میں سیاسی سرگرمیوں کی سب کو اجازت ہے، انتشار نہیں پھیلانے دیں گے، اور یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی مدت تو 1.5 سال ہے، لیکن ہم نے کتنا عرصہ رہنا ہے اس کا فیصلہ تو اتحادی ہی مل کر کریں گے، کیونکہ انتہائی کمزور حکومت ہے۔ ایک بھی بندہ بیچ میں سے سلپ ہو گیا، عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے تو 3 اتحادی نکالنے پڑے نا۔ اس حکومت میں سے اگر ایک بھی بندہ سلپ ہو گیا، ایک بھی 174 کی تو حکومت ہے، اور سب سے چھوٹی جو پارٹی بھی ہوگی وہ GDA، اس کے بھی 2 بندے ہیں، تو 2-3 بندے صرف نکل گئے تو یہ حکومت گر جائے گی۔ یعنی 172 کے اوپر صرف 2 بندے ہیں ان کے پاس، صرف 3 بندے نکلے تو یہ حکومت گر جاتی ہے۔ یہ سچویشن ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کی اور ان کی جماعت کی، تو یہ چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے، بہت مشکل ہے۔ الیکشن کی طرف الٹیمیٹلی ان کو جانا پڑے گا۔ دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ لنگر خانے بھی بند ہو گئے ہیں، پناہ گاہیں بھی بند ہو گئی ہیں، اور وہ تمام پروجیکٹ جو عمران خان صاحب کوئی بھوکا نہ سوئے غریبوں کو کھانا، وہ بھی بند ہو گیا ہے، جبکہ نون لیگ نے بھی عید کے بعد جلسوں کا فیصلہ کیا، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے